Good morning all of you. Today we will be learning about chapter number 7, control and coordination. Now we will start control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये ह्यूमन बॉडी में देखना है। आपको ये पता है कि ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के छोटे बड़े ऑर्गन्स रहते हैं। ऑर्गन्स जो रहते हैं ये आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट टाइप के होते हैं। डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो मतलब जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम रहते हैं उनको रेगुलेट करने का काम जो रहता है एक मेन प्रकार के सिस्टम द्वारा होता है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। मतलब ये कह सकते हैं हम कि हमारी बॉडी का जो हेड ऑफिस रहता है वो नर्वस सिस्टम रहता है। नर्वस सिस्टम से ही इसमें हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो जो फंक्शन कर रहे हैं तो दूसरे ऑर्गन और उनके ऑर्गन के बीच में जो तालमेल रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, उसको कंप्लीट करने का काम जिस सिस्टम के द्वारा होता है वो नर्वस सिस्टम रहता है। और नर्वस सिस्टम इसमें स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बना होता है जिसको नर्व सेल या फिर न्यूरॉन बोलते हैं। यदि हम ह्यूमन बॉडी में देखें तो ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स 1 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स रहते हैं। अब इसमें हम न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे और उससे समझेंगे कि उसका फंक्शन किस टाइप से होता है। न्यूरॉन का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए इसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। न्यूरॉन इसी को नर्व सेल बोलते हैं। न्यूरॉन में इसके पार्ट्स यदि देखेंगे हम तो इसमें इसका बीच वाला जो पार्ट रहता है ये न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के साइड में ये वाला पार्ट इसमें साइटोन रहता है। साइटोन के अलावा इसमें से ब्रांचेस निकली रहती है। ब्रांचेस में ये पार्ट मोटा वाला जो पार्ट है इसको डेंड्रॉन बोलते हैं और डेंड्रॉन से और ब्रांचेस निकलती है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है। वैसे इसमें से एक लॉन्ग पार्ट बाहर निकलता है जिसको एक्सॉन बोला जाता है। एक्सॉन फिर आगे जाके दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट होता है। मतलब ये हम 1 न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ओनली सिंगल नर्व सेल है तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से रहता है। इसमें यदि इसका फंक्शन देखेंगे तो देखिए फंक्शन कैसे होगा कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है तो इंफॉर्मेशन जो रहती है वो इसके टिप वाला पार्ट जो है डेंड्राइट का इससे कलेक्ट की जाती है और कलेक्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होने पर इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनते हैं और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो रहेंगे वो डेंड्राइट के थ्रू यहाँ पर अंदर की ओर आते हैं, मतलब सेल बॉडी की ओर आते हैं। सेल बॉडी में जब पहुँचते हैं ये तो यहाँ पर फिर इसमें से होकर ये एक्सॉन की तरफ जाते हैं। फिर एक्सॉन से होकर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो रहेंगे वो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसको साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स जो रहता है नर्व एंडिंग वाले पार्ट में रहता है। ये नेक्स्ट वाली जो न्यूरॉन रहती है उसके बीच में जोड़ने का काम करता है, मतलब ये ब्रिज का काम करता है। साइनेप्स जो रहेगा वो ब्रिज के टाइप का रहता है कि दूसरी नर्व सेल को कनेक्ट करता है। फिर इसमें से जो भी इम्पल्स बनता है वो इम्पल्स जो रहता है साइनेप्स के थ्रू जो रहेगा वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब उनका जो ट्रैवल रहेगा इस तरह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शंस। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शंस? रिफ्लेक्स का मीनिंग है कि जो सडन रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बॉडी की कुछ रिएक्शंस जो रहती है वो अचानक हो जाती है, मतलब उसके बारे में हम थिंक नहीं कर पाते हैं बट वो कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह की जो एक्शंस रहती है उसका जो हेड ऑफिस रहता है ये हमारा ब्रेन ना होकर स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में यदि हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें एग्जांपल जैसे इसमें हम ये ले सकते हैं कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट पे जैसे हमारा हाथ पड़ता है, हम जैसे कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अपना हाथ तुरंत वहाँ से हटा देते हैं और वो इतना फास्ट होता है कि हमको इसका पता भी नहीं चलता है। मतलब बिना सोचे समझे वहाँ से हम हाथ को हटा देते हैं, मतलब तुरंत होती है रिएक्शन। तो इस तरह की एक्शंस को हम रिफ्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब किस तरह से होती है इसमें कंप्लीट ये हमको शो करना है। नर्वस सिस्टम जो रहता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। अब स्पाइनल कॉर्ड की जो रिफ्लेक्स रिएक्शन है वो देखिए कैसे हो रही है। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया कि किसी भी गर्म पैन है और उसमें यदि हम हाथ को टच करते हैं तो हाथ को टच करने पर इसमें देखिए कौन सी रिएक्शन होगी। आपको पता है कि जो हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स मालूम है आपको, नोज़ है, आइज़ है, ईयर है, स्किन है, टंग है। तो ये जो अलग अलग टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें यहाँ पर कौन सा रहेगा, हैंड में स्किन रहती है। तो जैसे ही हमने गर्म चीज़ को टच किया
तो वैसे ही सेंसरी ऑर्गन मतलब स्किन जो रहती है वो रिसेप्टर ऑर्गन के फॉर्म में रहती है, तो वो इस हीट को मतलब टच कर लेती है। तो यहाँ पर जो नर्व्स रहती है, ये नर्व्स इसमें सेंसरी न्यूरॉन कहलाती है, या सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। तो टच करने पर ये न्यूरॉन जो रहता है ये आगे की ओर इसमें इम्पल्स को ले जाता है, फिर आगे की ओर ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है। वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड इसको ऑर्डर देता है कि हमारे हाथ को हटाया जाए। तो यहाँ की जो ऑर्डर लेकर आने वाली नर्व्स है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो रहता है वो ऑर्डर को पास करता है और ऑर्डर लेकर फिर यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन तक आता है। इफेक्टर ऑर्गन इसमें क्या रहेगा, हमारा हाथ रहता है। मसल्स जो रहती है हाथ की वो तुरंत एक्शन करती है और अपने हाथ को हटा देती है, मतलब बिना सोचे समझे हम अपने हाथ को जल्दी से हटा लेते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी इसमें हमको रिफ्लेक्स एक्शन में आती है। और इसका जो हेड ऑफिस रहता है या मेन पॉइंट रहता है, मेन सेंटर रहता है, वो स्पाइनल कॉर्ड रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, सबसे बॉडी का कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है और सबसे मेन ऑर्गन है। ह्यूमन ब्रेन जो रहता है ये ही हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है। आपने अखरोट देखा है, अखरोट में जैसे ऊपर की ओर फोल्ड रहते हैं, वैसे ही ह्यूमन ब्रेन भी बहुत सारे फोल्ड से मिलकर बनता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें ह्यूमन ब्रेन का यदि हम साइज देखते हैं तो ह्यूमन के अंदर में 1300 से 1400 ग्राम में इसका वेट रहता है। ये चारों ओर से स्कल से घिरा हुआ रहता है, एक बोनी इसका जो स्ट्रक्चर रहता है और उसके अंदर में ये पैक रहता है। ह्यूमन ब्रेन का देखिए, इसमें हम पूरा अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है, तो इसमें देखिए हम ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फोर ब्रेन में, दूसरा मिड ब्रेन में और थर्ड नंबर पे इसमें जो है वो हैंड ब्रेन रहता है। सबसे मेन पार्ट ब्रेन का फोर ब्रेन रहता है, क्योंकि ये इसका अधिकतर जो लार्ज एरिया रहता है वो इसी से घिरा रहता है। इसमें सेरिब्रम है, सेरिब्रम इसके ऊपर का पार्ट, सेरिब्रम इसमें सबसे मेन रहता है और इसके अंदर में कई चीज़ें रहती हैं, जैसे ये अलग अलग लोब से मिलकर बनता है। एक इसका फ्रंटल लोब रहता है, फ्रंटल लोब जो रहता है वो हमारे फॉरहेड के पास में रहता है और वो मेमोरी का या फिर हम जो सोचते हैं समझते हैं हर चीज़, मतलब कोई भी थिंक करते हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, फ्रंटल लोब। ठीक है। सेकंड नंबर पे पैराइटल रहता है, पैराइटल हमारे फ्रंटल के पीछे रहता है, मतलब सिर के जो ऊपर का पार्ट है ना वहाँ पर रहता है पैराइटल लोब, और वो हमारे सेंसेशन का रहता है, जैसे हमको ठंड लग रही, गर्मी लग रही, उसका वो सेंटर रहता है। फिर और नीचे जाते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ वाले पार्ट में एक ऑक्सीपिटल लोब रहता है। ऑक्सीपिटल लोब जो रहता है वो विजन का काम करता है, हम कुछ भी चीज़ देख रहे हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फिर हमारे ईयर के पास में जो रहता है वो टेम्पोरल रहता है, ईयर के पास में, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सुनने का काम करता है। मतलब ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट मैं बता रही हूँ उसी के वो पार्ट हैं, फ्रंटल सोचने समझने के लिए, पैराइटल सेंसेशन के लिए, फिर ऑक्सीपिटल देखने के लिए, और कान के पास में जो टेम्पोरल रहता है वो सुनने के लिए रहता है। ठीक है, क्लियर है। सेरिब्रम के बाद फिर इसी का फोरब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वाला पार्ट इसमें ह्यूमन बॉडी में, जैसे हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या फिर हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, वो सब फंक्शन जो रहते हैं ये हाइपोथैलेमस के रहते हैं। ये तो हमने फोरब्रेन के पार्ट्स देख लिए। ठीक है। अब इसका है, अच्छा एक चीज़ और कि यहीं पर इसमें फोरब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड रहती है जो कि हार्मोन को सिक्रेट करती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है इसमें से डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इसके अलावा अदर जो ग्लैंड्स रहती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहती है, उनको भी कंट्रोल करने का काम इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का रहता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये भी यहाँ प्रेजेंट रहती है। ये पूरे पार्ट इसमें फोरब्रेन के अंदर आ गए, मतलब ब्रेन का जो लार्ज पार्ट रहता है वो सेरिब्रम से मिलकर बनता है ना, फोरब्रेन के अंदर। अब सेकेंड पार्ट इसका है मिड ब्रेन। मिड से समझ में ही आ रहा है आपको कि सेंटर वाला है। मिड ब्रेन का फंक्शन जो रहेगा
ये हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन से अदर ऑर्गन्स तक पहुंचाना है या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना है, तो ये सारा फंक्शन जो रहता है वो मिड ब्रेन का रहेगा। ठीक है, क्लियर है मिड ब्रेन। थर्ड नंबर पे इसमें आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन वाला पार्ट इसमें 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक इसमें पॉन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है। पॉन्स वाला जो पार्ट रहता है ये पार्ट इसमें मिड ब्रेन के पास में ही रहता है और इसका जो मेन फंक्शन रहेगा वो हाइंड ब्रेन को मिड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। हाइंड ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा भी बोलते हैं इसी को। मेडुला पार्ट जो रहता है ये हमारे बॉडी की इनवॉलेंट्री जो एक्शंस रहती है उसको कंट्रोल करके रखता है। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री आपने पढ़ा होगा पहले। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जो एक्शन हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं, और जो हमारी इच्छा अनुसार होती है तो उसको वॉलेंट्री बोलते हैं। जैसे हमारा हार्ट धड़क रहा है ना, हार्ट बीट हो रही है, तो वो किस में आ जाएगा? इनवॉलेंट्री में। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कि हार्ट बीट बंद हो जाए तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए फिर हम उसको चालू कर लें, पॉसिबल है क्या? नो। तो मेडुला वाला पार्ट जो रहता है ये पार्ट इसमें जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस रहता है उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, या फिर इसमें सेलिवेशन है, डाइजेशन है, या फिर हमारे लंग्स की प्रोसेस है, वॉमिटिंग है, ये सब मेडुला के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट सेरिबेलम। सेरिबेलम यहाँ पीछे की ओर रहता है। सेरिबेलम वाला पार्ट हमारी बॉडी में हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे हमारा बॉडी पोस्चर हो गया, या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस है, तो उसको सबको कंट्रोल करने का काम जो रहता है इसमें सेरिबेलम का रहता है। आपने कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनके बॉडी में जब वो 21 ईयर्स के थे तब उनकी बॉडी में ये सेरिबेलम वाला पार्ट में थोड़ा सा डैमेज हो गया था, जिसके कारण उनको मोटर न्यूरॉन डिसीज़ हो गई थी, और वो डिजीज़ के कारण उनने मतलब कई साल तक व्हील चेयर पर काटे थे। बड़े बड़े उनने इन्वेंशन किए, जैसे उनके जो सबसे मेन इन्वेंशन था उसमें ब्लैक होल का था, बिग बैंग थ्योरी, आपने नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग ने उसको पब्लिश किया था। तो ये मतलब मेरा बताने का रीज़न ये है कि जो सेरिबेलम है वो बॉडी के पोस्चर पर डिपेंड करता है। तो उसके कारण क्या रहता है कि उनकी बॉडी में पैरालिटिक अटैक आ गया था, पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड हो गई थी। तो इसीलिए सेरिबेलम जो रहता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत काम का रहता है, ये हमारे मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये हो गए पूरे ब्रेन के पार्ट। इसका जो आउटर कवर रहता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। ये बोनी सेल्स से मिलकर बनता है। क्रेनियम हार्ड रहता है, हमारे ऊपर का पूरा जो पार्ट रहता है स्कल का कितना हार्ड रहता है, तो ये पार्ट इसमें क्रेनियम वाला है। फिर ये नीचे की ओर जहाँ अटैच रहता है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहेगा ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर से यदि मैं रिपीट कर दूँ, 3 पार्ट्स हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या बताया मैंने आपको? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड भी उसी में रहती है। फिर इसमें मिड ब्रेन का पार्ट ये बीच का वाला हो गया, वाइट वाला जो दिख रहा है इसमें। हाइंड ब्रेन में पॉन्स है, मेडुला है और सेरिबेलम। ये पूरा हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड? A delicated organ like the brain, which is so important for a variety of activities, need to be carefully protected. आपको पता है कि ब्रेन जो रहता है बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है और उसको बहुत केयरफुली प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें किसी भी तरह का शॉक लगता है तो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। आपको मतलब ये बताती हूँ कि जितने भी बॉडी के डेलिकेटेड ऑर्गन है, लाइक लंग्स है या फिर हार्ट का लेते हैं, तो ये चारों मतलब जितने भी प्रकार के रहते हैं ये सब एक स्पेशल टाइप के फ्लूइड के अंदर में रहते हैं, और उसका रीज़न ये रहता है कि इनको यदि किसी भी तरह का शॉक रहे तो उसमें किसी प्रकार की कोई हर्ट ना पहुँचे। तो इसीलिए यहाँ पर यदि हम ब्रेन का देखते हैं तो ब्रेन भी एक बोनी बॉक्स के अंदर में रहता है, और वो बोनी बॉक्स जो रहता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। स्कल के अंदर में एक फ्लूइड रहता है।
फ्लूइड जो रहेगा इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर में जो रहेगा वो ब्रेन प्रेजेंट रहता है। वैसे यदि स्पाइनल कॉर्ड का देखें तो स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है वो भी एक स्पेशल प्रकार के फ्लूइड के अंदर में कवर्ड रहता है। और आपने देखा होगा जो हमारे मतलब बैक पोर्शन में जो हमारा बैकबोन रहता है, बैकबोन के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड रहती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, और ये भी एक फ्लूइड में पैक रहती है, ठीक है, जिससे वो फ्लूइड भी इसमें सेरिब्रो स्पाइनल ही रहता है। तो इस तरह से जितने भी डेलिकेट ऑर्गन है, यहाँ पे हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का देखा, तो वो सुरक्षित रहते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रहता है ये एक तो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और दूसरा जो रहता है इसमें हार्मोन्स के थ्रू होता है, मतलब हार्मोन्स भी हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अब हमको ये पढ़ना है कि हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन्स जो रहते हैं एक प्रकार के स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स में जाते हैं, और ऑर्गन्स में जाकर वहाँ पर उनके जो फंक्शन रहते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स जो रहते हैं स्पेशल टाइप की ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, और उस ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो रहती है ये हमारी बॉडी में बहुत सारी रहती है, और वो सब मिलकर फिर अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। और फिर हार्मोन जो रहेंगे वो फिर हमारे बॉडी की जो जितनी भी एक्शंस रहेगी तो वो उनको कंट्रोल करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे। ह्यूमन बॉडी में देखिए कौन कौन से टाइप के इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनके फंक्शन क्या है। सबसे फर्स्ट है इसमें हाइपोथैलेमस। अभी ब्रेन वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस का फंक्शन। हाइपोथैलेमस जो रहता है ये हमारे भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, या फिर हमारी जो इमोशनल फीलिंग्स रहती है उसको कंट्रोल करने का काम इसमें हाइपोथैलेमस का रहता है। जैसे हम रो रहे हैं या फिर गुस्से में हैं, मतलब किसी भी तरह के फीलिंग के लिए यदि कंट्रोल का काम रहेगा तो वो हाइपोथैलेमस करता है। फिर नेक्स्ट है इसमें पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड यहाँ पर इसमें एक छोटी सी ग्लैंड के रूप में प्रेजेंट रहती है। ये यहाँ पर जो ग्लैंड है इसमें से भी अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जैसे इसमें से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन हमारे स्किन के लिए कलर बनाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी का कलर डार्क रहता है, किसी का लाइट रहता है, तो वो कलर को बनाने के लिए इसमें मिलेटोनिन रिस्पॉन्सिबल रहता है। आपको पता है ना, जब हम धूप में ज़्यादा रहते हैं तो मेलेनिन बनने लगता है, कलर काला होने लगता है। तो रीज़न ये रहता है उस समय ये पिनियल ग्लैंड जो रहता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक और प्रकार का हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन हार्मोन भी पिनियल ग्लैंड ही सिक्रेट करती है। सीरोटोनिन हार्मोन भी हमारे शरीर में मतलब हमारे इमोशनल फीलिंग्स जो रहता है उसके लिए रहता है। जैसे अचानक कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, मतलब हमको कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, तो उस समय सीरोटोनिन का जो लेवल रहता है वो कम या ज़्यादा होता है। जैसे डिप्रेशन वगैरह रहता है ना, उस समय ये वाला पार्ट जो रहता है ज़्यादा एक्टिव होता है, वो सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन उस समय होता है। हार्मोन्स का यदि सिक्रेशन कम होता है या फिर हार्मोन्स का सिक्रेशन अधिक होता है तो दोनों कंडीशन में अलग अलग टाइप की डिजीज़ होती है। इसीलिए इनकी जो फिक्स क्वांटिटी रहती है वो ही हमारी बॉडी के लिए मतलब बॉडी के लिए ठीक रहती है। कम यदि सिक्रेशन होगा तो भी प्रॉब्लम है, और यदि ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो भी उसमें डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होगी। अब नेक्स्ट इसमें है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है ये यहाँ पर एक मटर के दाने के बराबर रहती है। 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है, 5 to 6 ग्राम इसका वेट रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि जितने टाइप की हम अभी पढ़ रहे हैं हम जितने भी टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं वो सारी ग्लैंड का कंट्रोल भी यही ग्लैंड करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मतलब इसका फंक्शन यदि हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड का तो जितने भी टाइप के हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करके रखती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट ग्लैंड है इसमें थायराइड ग्लैंड। ये नाम तो आप जनरली आपने सुना होगा, थायराइड अधिकतर लोगों को डिजीज रहती है। थायराइड ग्लैंड जो रहती है ये हमारे गले के पास में रहती है। यहाँ पर हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है ट्रैकिया के पास का,
यहाँ पर ये बटरफ्लाई के शेप में रहती है। और थायराइड ग्लैंड से भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। मोस्टली इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन रहता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उससे डिजीज होगी, ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी होता है। कम होता है तो हाइपोथायराइड होता है और ज़्यादा होता है तो हाइपरथायराइड होगा। इससे क्या रहता है, इसके जैसे हम रिजल्ट देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये फूल जाता है। नेक वाला पार्ट आपने कई लोगों का देखा होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्वेलिंग टाइप का लगता है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन यदि कम क्वांटिटी में सिक्रेट होता है तो उससे जो डिजीज होती है वो जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे रहते हैं उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं करती है, वो ड्वार्फ रहते हैं, बॉनर टाइप के दिखते हैं ना, उनकी फिजिकल जो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो वो थायराइड में से जो हार्मोन निकल रहा है थायरॉक्सिन, उसकी कमी से होता है। और यदि ये बहुत ज़्यादा निकलने लगे हार्मोन्स तो उसके कारण जो डिजीज़ होती है उसमें एक जाइंटिज्म रहता है, उसमें जो ह्यूमन रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत हाइट बढ़ जाएगी। कई लोग देखा होगा ना आपने, जैसे बहुत ऊंचे रहते हैं, बहुत लंबे चौड़े, और उनके मतलब बॉडी जो रहती है बहुत बड़ी रहती है, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है। इसीलिए क्या है कि जितने भी हार्मोन है वो एक फिक्स क्वांटिटी में ही होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो रहती है इसमें से जो हार्मोन निकलता है उसको कैल्सीटोनिन बोलते हैं। कैल्सीटोनिन नाम से समझ में आ रहा है आपको, कैल्शियम से रिलेटेड है। तो ये ब्लड में से जो कैल्शियम रहता है उसको बोन्स में इकट्ठा करने लगती है। मतलब इसमें से जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है वो ब्लड के अंदर में से कैल्शियम को ले जाकर अपनी जो बोन्स रहती है वहाँ पर स्टोरेज करने लगती है और उससे फिर वहाँ पे पेन होने लगता है। फिर पैराथायरॉइड के बाद है इसमें थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड यहाँ हमारे हार्ट के पास में सामने की ओर रहती है। थाइमस ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है ये एंटीबॉडी को बनाने का काम करती है। एंटीबॉडी वर्ड आपने सुना होगा। एंटीबॉडी जो रहती है ये हमारी बॉडी की मतलब हमारी बॉडी में आर्मी का काम करती है, सोल्जर का काम करती है, क्योंकि बाहर से आने वाले जितने भी हमारे एनिमीज रहते हैं उनसे वो फाइट करती है। तो एंटीबॉडी बनाती है ताकि हमारी बॉडी में किसी तरह का कोई अटैक ना हो। लिम्फोसाइट बनाती है, वो भी हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं एंटर करते हैं उनसे लड़ती है और उनको किल करती है। तो ये थाइमस ग्लैंड हो गई। ये अभी मैंने जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताई, मेल में हो फीमेल हो दोनों में सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, फंक्शन भी दोनों में सेम रहता है। नेक्स्ट ग्लैंड है इसमें पैनक्रियास। पैनक्रियास जो रहता है पिंक कलर का रहता है, 20 सेंटीमीटर का। पैनक्रियास में से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन नाम भी आपने सुना होगा, है ना, डायबिटीज़ डिजीज के बारे में सुना आपने, शुगर जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ब्लड में शुगर लेवल कम या ज़्यादा होता है, मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहता, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो पैनक्रियास जो रहेगा उसमें इंसुलिन हार्मोन बनेगा। इंसुलिन हार्मोन का जो फंक्शन रहेगा ये ब्लड शुगर को लेवल में रखता है। इसकी कमी से और या फिर ज़्यादा होता है तो उससे भी अलग अलग टाइप की डिजीज़ होती है। जैसे कम सिक्रेशन होगा इंसुलिन का तो उसमें डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर होने लगती है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि शुगर खाते हैं, बहुत मीठा खाएंगे तो उससे हमको शुगर हो गई, बट रीज़न क्या रहता है कि इसमें जो पैनक्रियास रहता है वो इंसुलिन हार्मोन को कम सिक्रेट करता है और उसके कारण फिर डायबिटीज़ होती है। ये रहता है कि एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट है तो उसमें शुगर लेवल कम करना है, तो फिर उस समय शुगर का यूज़ जो रहते हैं वो नहीं करते हैं। इसी में फिर अगला ग्लैंड है इसमें एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी में जो किडनी रहती है, दोनों किडनी है, किडनी के ऊपर साइड में कैप के टाइप की रहती है, जैसे कैप रहता है ना उस टाइप की लगी हुई रहती है। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन। और एड्रीनेलिन हार्मोन जो रहेगा ये हमारी बॉडी में जैसे कोई भी तरह का यदि हमको कोई परेशानी होती है, अचानक कोई हमको जैसे कोई संकट आ जाता है तो इस समय हमारी बॉडी में से एड्रीनेलिन का सिक्रेशन होने लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपको कोई डरा देता है तो डराने पर क्या होता है, आप अचानक डर जाते हो तो क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर आपका फेस भी एकदम लाल पड़ने लगता है, आपके जो हेयर्स रहते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं बोलते हैं ना,
या फिर आपकी आँख की जो पुतली रहती है पिपिल वो फैल जाती है, मतलब डरे हुए सिचुएशन देखा होगा आपने कैसे रहता है, तो उस समय एड्रिनल ग्लैंड जो रहती है एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है ताकि हमारा जो बॉडी रहेगी उससे लड़ने के लिए या फिर उसको झेलने के लिए तैयार रहे। नहीं तो क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगी तो अचानक कहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, हमारे हार्ट पे पड़ेगा और फिर हार्ट फेल भी हो सकता है। तो उसके पहले ही यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, जैसे आपने देखा होगा कि यदि हम दांत का ट्रीटमेंट कराते हैं तो उस समय ये एड्रेनलिन वहाँ पे डालते हैं ताकि वो पार्ट जो रहेगा वो सुन्न पड़ने लगता है। तो ये इतने प्रकार के जो रहते हैं सेम रहते हैं मेल फीमेल में। अब नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, मेल में अलग रहेगा, फीमेल में अलग रहता है। मेल में जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं उसमें टेस्टिस है। टेस्टिस जो रहता है ये हार्मोन्स को बनाती है, मेल हार्मोन रहते हैं जिसको कि हम एंड्रोजन बोलते हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। ये जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं ये मेल में स्पर्म को बनाने का काम करते हैं। टेस्टिस के जो हार्मोन रहेंगे वो स्पर्म को बनाते हैं। इसके अलावा मेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि जब टीनेज के बाद में कोई बड़ा होता है, ग्रोथ होती है बॉडी में, तो यंग होने के टाइम पे क्या होता है उसकी बॉडी में कुछ चेंज होते हैं, दाढ़ी मूंछ आती है या उसकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है या फिर उसको आवाज़ जो रहती है ज़्यादा भारी हो जाती है ना। इस तरह के जो कैरेक्टर रहते हैं वो सारे कैरेक्टर जो रहते हैं, तो ग्रोथ को करने का काम जो रहता है वो टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स का होता है ना। ये सारे मेल ऑर्गन में आते हैं। अब फीमेल ऑर्गन में देखिए इसमें क्या रहेगा, फीमेल में जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है वो ओवेरी के फॉर्म में रहती है। ओवेरी जो रहेगा वो भी हार्मोन को सिक्रेट करती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है। ये हार्मोन ओवा बनाने का काम करता है। ओवा मीन्स एग फॉर्मेशन का काम करेगा, है ना। या फिर मतलब फीमेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर रहते हैं वो बनाते हैं। इसमें मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट रहता है या फिर मिल्क ग्लैंड्स अधिक ज़्यादा उसमें मिल्क ग्लैंड बनने लगती है। तो वो सारे जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर फीमेल के रहते हैं वो सब ओवरी के थ्रू होते हैं। तो ये सब हमने इसमें आज पढ़ा है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कि कौन कौन सी ग्लैंड रहती है और हार्मोन्स उसमें कौन कौन से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अभी जो हमने पूरा हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है तो आप इसमें चेक करिए आपसे कितने बन रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, इसमें है पिट्यूटरी ग्लैंड, किसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड में। इसका जो हार्मोन रहेगा ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, और ये स्टिमुलेट करेगा सारे प्रकार के ऑर्गन की ग्रोथ को। सेकंड नंबर पे इसमें थायराइड ग्लैंड है। क्या बनाएगा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को और बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इसमें इंसुलिन। इंसुलिन कौन बनाता है, कौन सी ग्लैंड बनाती है, पैनक्रियास। और पैनक्रियास का काम क्या रहेगा, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा। टेस्टिस है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। फंक्शन क्या हो जाएंगे, मेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं उसको बनाने का काम करेगा। ओवेरीज बनती है इसमें हार्मोन, ओवेरीज जो रहती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है और उससे सिक्रेट होने वाला जो हार्मोन रहता है उसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन जो रहता है फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो रहते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा एड्रीनेलिन, और एड्रीनेलिन का फंक्शन भी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में मतलब हमारी बॉडी की जो रिएक्शंस रहती है, एक्शंस रहती है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो सारे टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करती है और उसको कंट्रोल करती है, तो वो आपको पता है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पूरा फंक्शन हो गया। और इसके अलावा जो हार्मोन्स निकलते हैं प्लस कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सब क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्लांट हार्मोन्स। जैसे आपने अभी पढ़ा है कि एनिमल हार्मोन्स जो रहते हैं वो एनिमल के अंदर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं, सेम वैसे इसमें प्लांट हार्मोन्स भी रहते हैं और वो प्लांट्स के अंदर में जो कंट्रोल है, रेगुलेशन है, उसका काम करते हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन है कैसे होता है हार्मोन्स के थ्रू। हमने एक सिंपल एग्जांपल जैसे मिमोसा प्लांट में यदि हम टच मी नॉट का देखते हैं, टच मी नॉट आपको पता है, छुई मुई बोलते हैं उसको, देखा है ना आप सभी ने। अपन जैसे उसको टच करते हैं
तो टच करने पे क्या होता है, उसकी जो लीव्स रहती है वो सिकुड़ जाती है। उसका रीज़न ये रहता है कि स्टिमुलाई जैसे ही उसको मिलता है, टच करते हैं, तो अंदर उसमें भी सेंसेशन रिएक्शन होती है और वो अपने अंदर की जो उसके अंदर जो सेल्स रहती है वो सेल्स अपने आप को बंद कर लेती है। मतलब वो सब हार्मोन्स के कारण ही हो रहा है। अब इसमें और टाइप के जो हार्मोन्स है, देखिए कौन से हैं। प्लांट हार्मोन्स में फर्स्ट है प्लांट प्रोमोटिंग हार्मोन। प्लांट प्रोमोटिंग हार्मोन्स जो रहते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और इसमें ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे प्लांट प्रोमोटिंग हार्मोन कौन से होते हैं। फर्स्ट है इसमें ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स हार्मोन जो रहता है ये प्लांट के अंदर में सेल डिवीजन का वर्क करता है। सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बनती है और फिर प्लांट ग्रोथ करता है। मतलब कोई भी प्लांट में जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट रहता है उसके अंदर में ऑक्सिन्स रहेगा। ये ग्रोथ हार्मोन भी रहता है क्योंकि ग्रोथ करता है। इसमें एक सिंपल एग्जांपल इसमें हम IAA का लेते हैं। IAA को इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो नर्सरी रहती है, नर्सरी में जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो इसी के थ्रू उगाते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे गुलाब की कलम लगाना, तो उसकी गुलाब की कलम को कट कर देते हैं, उसका जो नीचे का पार्ट रहता है उसको ये इंडोल एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं और फिर उसको जाके किसी भी मतलब पार्ट में, सॉइल के पार्ट में लगा देंगे, तो उससे अंदर जो रहता है वो रूट निकलने लगती है। मतलब सिंपली तरीके से यदि हम उसको कलम को लगाएंगे और फिर बहुत दिनों बाद वो उग रही है, वो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। बट नर्सरी में देखा है ना, जल्दी जल्दी उसमें प्लांट्स ग्रोथ होते हैं, प्लांट्स उगते हैं, तो उसके लिए सारी प्रकार के हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स। जिब्रेलिन हार्मोन्स भी इसमें फ्लावर मेकिंग का काम करता है। जितने भी फ्लावर को बनाना है या फिर उसके अंदर जो ऑर्गन रहते हैं, फ्लावर के अंदर के ऑर्गन, वो सबको बनाने का काम इसमें जिब्रेलिन हार्मोन का रहता है। नेक्स्ट है इसमें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो रहता है सेल डिवीजन के लिए। इसके अलावा RNA और प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो वो भी साइटोकाइनिन करता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसमें जिब्रेलिन जो हार्मोन्स रहता है ये फ्लोरिंग, मतलब जो फ्लावर मेकिंग के अलावा इसमें सीड जर्मिनेशन का भी वर्क करता है। जैसे कहीं पर यदि हम सीड लगाते हैं प्लांट में से, मतलब सीड यदि हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं उससे नया प्लांट उगाना रहता है, तो जर्मिनेटिंग जो वर्क रहता है वो इसी हार्मोन्स के थ्रू होता है। या फिर कई फ्रूट्स ऐसे रहते हैं जिसके अंदर में सीड नहीं रहते हैं। आजकल ऐसे फ्रूट्स की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो ये सीडलेस फ्रूट को बनाने के लिए भी इसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। ये सारे नेचुरल हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर में रहते हैं। इसके अलावा एथिलीन है। एथाइलिन जो रहती है ये प्लांट में फ्लावरिंग का काम करती है, या फिर जो फ्रूट्स रहते हैं उसके रैपिंग के लिए भी रहती है। जनरली जो प्लांट में फ्रूट पकते हैं ना, तो उसके लिए ये रहता है एथाइलिन। ये गैसीय फॉर्म में रहेगी और फिर ये धीरे धीरे करके जो फ्रूट रहता है उसको पकाने का काम करती है। नेचुरल फ्रूट जो रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कई बार ये होता है ना कि हमने देखा है कि आजकल क्या करते हैं, कच्चे फलों को तोड़ लेते हैं और फिर उसको गोडाउन में पकाते हैं, उसके लिए कार्बाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो नेचुरल तरीके से नहीं पकाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। फिर आगे जाके वो तरह तरह की डिजीज़ बनती है क्योंकि वो केमिकल से पकाते हैं। इसीलिए इस तरह की जो फ्रूट्स रहते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। जो नेचुरल तरीके से रहते हैं वही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। एथाइलिन ये तो पूरा हमने पढ़ लिया। इसमें प्लांट प्रोमोटिंग हार्मोन। अब इसमें ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में एब्सिसिक एसिड है। ये प्लांट हार्मोन जो रहता है ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, ग्रोथ जो रहती है प्लांट की उसको रोकने का काम करता है। जैसे फ्लावरिंग होती है प्लांट में तो उसको रोक देता है, तो उससे फ्लावर्स जो रहते हैं छोटे साइज के हो जाते हैं और मतलब उसकी जो पेटल्स सेपल्स रहते हैं वो मुड़ने लगते हैं। लीफ सेपरेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में जो लीफ रहती है वो गलने लगती है, नीचे गिर जाती है, तो कारण ये रहता है कि उसके अंदर जो एब्सिसिक एसिड रहेगा वो इस पूरे प्रोसेस के लिए वर्क करने लगता है। तो ये पढ़े हमने पूरे टाइप के हार्मोन्स जो कि प्लांट के अंदर में कौन कौन सा फंक्शन करते हैं। यदि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।